गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मैं सूरजमल राठौड़ ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं और ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल की ओर से नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा से हम इस में बड़ी कामयाबी हासिल करें और ये नवरात्रे हमारे लिए बड़े ही मंगलमय हो। तो हम पढ़ रहे थे बुक रीडिंग की जो क्लास चल रही थी हमारी कक्षा 11 आरोह गद्य खंड के 2 अध्यायों को हमने 3 वीडियो के माध्यम से पढ़ लिए हैं। आज उसी श्रृंखला में मैं आपको आरोह कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का अध्याय नंबर 3 एक सहज स्मरण है जिसको मैं पढ़ाने जाने वाला हूं। और ये कौन सा है? अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल। और इस अध्याय को, इस सहज स्मरण को किसने लिखा है? सत्यजीत रॉय ने लिखा है। ये लेखक कम और निर्देशक ज़्यादा थे, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों की रचना की है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। एक फिल्म निर्माण के दौरान अप्पू के साथ में जो 2.5 साल बिताए थे वो एक सहज स्मरण यहाँ पर हमारे बीच रखा गया है। संवाद शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले हम सत्यजीत के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में ये जो अप्पू के साथ 2.5 साल ये जो शीर्षक लिया गया है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है उसकी भी बात हम करेंगे। और इसके साथ साथ में इसकी मुख्य जो कहानी है, उसकी मुख्य जो पटकथा है उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम हमारे जो आज के लेखक हैं सत्यजीत राय, उनके बारे में पढ़ते हैं। सत्यजीत राय को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? ये पूरा अध्याय। तो पुनः स्वागत करता हूं और आपको एक बार फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। अब बात करें सत्यजीत राय के बारे में। तो सत्यजीत राय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? सन 1921 को। और कौन सी जगह हुआ था? कोलकाता। सन 1921 कोलकाता पश्चिम बंगाल में ये जो पड़ता है। यानी आप एक तरीके से देख सकते हो उनकी भाषा कौन सी है? मुख्य रूप से बंगाली या बांग्ला भाषा है। उन्होंने जितनी भी फिल्में लिखी थी बंगाली भाषा में यहाँ पर लिखी दी थी, उनके बाद में उनका अनुवाद किया गया था। तो इनका जो जन्म है वो 1921 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ पर हुआ? कलकत्ता के पश्चिमी बंगाल में। तो उसके बाद में इनकी जो प्रमुख फिल्में हैं उनकी बात करें। उनसे पहले इनका जो निधन है या इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई है आपको याद रख लेनी है। इनकी जो मृत्यु या जो निधन है वो 1992 ईस्वी में हुआ। इनकी जो मृत्यु है वो 1992 ईस्वी में हुई। तो अब देखते हैं इनकी प्रमुख फिल्में कौन कौन सी है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेरे हिंदी के जो व्याख्याता साथी हैं उनके लिए ये बिल्कुल काम किया। प्रमुख फिल्में कौन कौन सी हैं, प्रमुख फिल्में कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रमुख फिल्में यहाँ पर अपराजिता के साथ में अप्पू का संसार। और उसके बाद में फिल्म जलसा घर। और उसके बाद में अगर बात करूं देवी चारुलता। और नेक्स्ट आती है महानगर। उसके बाद में गोपी गायन। नेक्स्ट फिल्म की अगर बात करें बाका बायन। नेक्स्ट है पथेर पांचाली। देखिए ये फिल्म वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो हम अध्याय पढ़ने वाले हैं, आज जो हम सहज स्मरण पढ़ने वाले हैं वो इसी पथेर पांचाली से लिया गया। ये सारी है वो क्या है? बांग्ला में लिखी गई फिल्में थी। और कुछ एक हिंदी में लिखी गई भी फिल्में यहाँ पर दी गई है। शतरंज के खिलाड़ी। और नेक्स्ट की बात है करूँ सदगति। ये जो इनकी फिल्म है वो हिंदी में यहाँ पर रचित है। इनका निर्देशन का कार्य उन्होंने हिंदी में किया है।
तो आपकी स्क्रीन पर जो फिल्में दिखाई जा रही है, अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसा घर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाके बायन और पथेर पंचाली जो बांग्ला में लिखी थी, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये हिंदी में लिखी गई फिल्में थी। तो जो मेरे साथी लाइव मेरे साथ जुड़े हैं वो एक बार थम्स अप कीजिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। उन सभी साथियों का ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों तक, कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि वो इस सहस्मरण का आनंद अच्छी ढंग से उठा सके। तो हमने प्रमुख फिल्मों की भी बात कर ली है। उसके बाद में अगर बात करें तो उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, उन रचनाओं की भी बात हम कर लेते हैं। तो आपने यहाँ से जो बच्चे लिख रहे हैं वो नोट भी कर लिया होगा उन्होंने। अब मैं उनकी कुछ रचनाएं हैं वो नोट यहाँ पर कर रहा हूँ। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली रचना यहाँ पर आती है प्रोफेसर शंकु के कारनामे। प्रोफेसर शंकु के कारनामे अगर पहली रचना की बात करी जाए तो उसके बाद में अगर मैं सोने का किला, सोने का किला, और उसके बाद में अगर बात करूं मैं जहांगीर के स्वर्ण मुद्रा, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, और उसके बाद में बात करें बादशाही अंगूठी, बादशाही अंगूठी, ये इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। प्रोफेसर शंकु के कारनामे है, सोने का किला है और जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा है, और उसके बाद में यहाँ पर बादशाही अंगूठी, यहाँ पर जो रचना दी गई है ये सारे सत्यजीत राय की रचनाएं यहाँ पर मुख्य रूप से दी गई है। उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करें कि उनको कौन से पुरस्कार या किन किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो कौन कौन से सम्मान है। फ्रांस का लेजन डी ऑनर, फ्रांस का लेजन डी ऑनर, ये देखिए फ्रांस का लेजन डी ऑनर, फ्रांस का लेजन डी ऑनर पूरे जीवन की उपलब्धियों पर उनको ऑस्कर भी मिला है। जितनी भी उन्होंने उपलब्धियां हासिल की उसके लिए उनको फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, एक तो फ्रांस का जो बड़ा पुरस्कार यहाँ पर है लेजन डी ऑनर से सम्मानित उन्हें किया गया है, और जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितनी भी उनका निर्देशन का कार्य किया उन सब के लिए उनको ऑस्कर मिला है। और भारत रत्न सहित ऑस्कर और भारत रत्न बड़ा पुरस्कार है ये भी मिला है, सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान उनको मिला है। यानी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान, यानी फिल्म के क्षेत्र में जो सम्मान प्रमुख रूप से दिए जाते हैं वो सम्मान क्या है यहाँ पर सत्यजीत राय को मिले हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, लेजन डी ऑनर, ऑस्कर पुरस्कार, भारत रत्न, और फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले जितने भी पुरस्कार हैं यहाँ पर वो सत्यजीत राय को मिले हैं। तो ये थे इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब उनके बारे में कुछ विशेष तथ्यों की अगर हम बात करें तो देखिए, भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाइयां प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगले पंक्ति में खड़े होते हैं। अगर बात करी जाए भारतीय सिनेमा में एक कलात्मक ऊंचाइयां अगर किसी ने प्रदान किया है तो इसका अग्रणी जो नाम लिया जाता है तो वो सत्यजीत रॉय है। इनके निर्देशन में पहली पिक्चर फिल्म पाथेर पंचाली जो बांग्ली भाषा में 1955 में प्रकाशित हुई थी। पाथेर पंचाली, ये देखिए पाथेर पंचाली मैंने यहाँ पर नोट की थी, वो मैंने यहाँ से हटा दिया। वो 1955 में प्रदर्शित उनको
किया गया था। उसने रॉय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला निर्देशक बना दिया। वो पथेर पंचाली उसका सहस्मरण आज हम अप्पू के साथ 2.5 साल जो व्यतीत किए थे, जो सहस्मरण है वो इसी पथेर पंचाली से लिया गया, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवा दी थी सत्यजीत राय को। उसके बाद में अगर बात करें, इन फिल्मों के जरिए उन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने पर भी अपना योगदान दिया। तो निर्देशन के साथ साथ वो साहित्य के क्षेत्र में भी रहे, और जो तारतम्य होती है आलोचकों और निर्देशकों के बीच, उनमें दोनों में समझ विकसित उन्होंने की। ध्यान देने की बात यह है कि ज़्यादातर फिल्में थी वो साहित्य से संबंधित थी, साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। उनका पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण वद्य उपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल है। तो उन्होंने जितने भी साहित्यकार हुए बड़े बड़े, उनको विषय बनाकर जो फिल्में निर्देशित की है, तो उनमें से हिंदी के बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी उनके पसंदीदा साहित्यकार रहे हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा रॉय ने बांग्ला में बच्चों और किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी से किया है। उनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों का भी एक सहज संसार हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों को अपना केंद्र बिंदु रखकर जो फिल्में रचित की है, सभी वर्गों के लिए, एक तरीके से बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, सबके लिए उन्होंने अच्छी अच्छी जासूसी संबंधी, रोमांच के संबंधी कहानियाँ उन्होंने लिखी और उनके ऊपर उन्होंने फिल्म बनाने का कार्य किया, निर्देशन का कार्य किया। ठीक है, उसके बाद में आज जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अप्पू के साथ में जो 2.5 साल ये एक सहस्मरण है जो कहाँ से लिया गया है उसकी बात हम करेंगे। तो पथेर पंचाली जो फिल्म थी जिसको 1955 में प्रदर्शित किया था, उस फिल्म से कुछ अंश निकाल कर यहाँ पर जितना जितना लेखक को याद आया वो इसमें लिख देता है। तो अब हम बात करेंगे अप्पू के साथ 2.5 साल ये है क्या। ठीक है, तो व्याख्याता वालों के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये एक तरीके का सहस्मरण है। सहस्मरण क्या होता है? स्मरण मतलब याद करना, यानी जो किसी भी लेखक की जितनी भी यादें हैं, अगर वो एक कहानी का रूप, एक विधा का रूप, गद्य विधा का रूप बना देता है तो हम उनको नाम क्या देते हैं? सहस्मरण देते हैं। तो अप्पू के साथ में ये क्या है? 2.5 साल, ये एक तरीके का सहस्मरण है। ये लिया कहाँ से गया है? पथेर पांचाली फिल्म से लिया गया है, जो बांग्ला में लिखे गए थे, निर्देशित किया गया था। ये कब फिल्म सामने आए थे? यानी 1955 को इस फिल्म को प्रदर्शित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ। अब देखिए, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक सहस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित। अनुभव मैंने यहाँ पर कहा कि सहस्मरण होता क्या है, यानी कोई भी लेखक को अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें याद होती है और उनको वह कहानी का जामा पहनाता है, तो उसे हम सहस्मरण कहते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पर कही कि पथेर पांचाली फिल्म से अनुभवों से संबंधित, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज होती है। ये जो पथेर पंचाली है, कभी टाइम मिला तो इस पथेर पंचाली को पूरा हम पढ़ेंगे। इस फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता यहाँ पर चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने निकल कर आता है, जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का भी संघर्ष यहाँ पर दिया गया है। और इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गते ने किया है, अर्थात इसका जो रूपांतरण है वो विलास गते ने किया है। तो बांग्ला भाषा से इसका जो भाषा रूपांतरण किया गया, वो नाम भी आपको याद रख लेना है, भाषा रूपांतरण
तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, भाषा रूपांतरण किसने किया है? तो विलास गते ने यहाँ पर किया है। ये व्याख्याता वाले साथियों के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल कर आता है। विलास गते ने इसका भाषा रूपांतरण किया है, क्योंकि पाथेर पांचाली थी वो बांग्ला भाषा में थी, लेकिन अब जो हिंदी में जो रूपांतरण किया है वो किसने किया है? विलास गते ने किया है। आगे देखिए, अब देखिए इसमें है क्या, वो मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय बता देता हूँ कि किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार का इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियां की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कोई कम नहीं है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो पाथेर पंचाली की जितनी भी घटनाएं थी, जो मुख्य घटनाएं वो जीवंत हो जाती है अपने लेखक महोदय सत्यजीत राय के। तो उन्होंने एक सहस्मरण के माध्यम से हम तक पाठकों को, सहृदयों को बताने की कोशिश की। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? सत्यजीत राय के बारे में हमने जाना, और सत्यजीत राय का 1921 में जन्म हुआ है और 1992 में मृत्यु। जन्म स्थान उनका कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर हुआ था। उसकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के बारे में, जैसे अपराजिता है, जलसागर है, पाथेर पंचाली है, इम्पोर्टेंट है। पाथेर पंचाली क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1955 में प्रदर्शित हुई, क्योंकि अप्पू के साथ जो 2.5 साल एक सहस्मरण है वो इसी फिल्म में से निकल कर आता है। और इसका जो रूपांतरण किया गया है वो किसने किया था? रूपांतरण है वो विकास गते ने किया है। तो ये चीज़ें हम पढ़कर अभी आए हैं। तो एक बार पुनः स्वागत करता हूँ अपने साथियों का जो मुझे अभी लाइव देख रहे हैं। अपना थम्स अप करिए और अच्छे कमेंट करिए, ठीक है, ताकि आपकी जो कमेंट है, आपकी जो टिप्पणी है वो मुझे मोटिवेट करेगी, ठीक है। सकारात्मक जो आप कमेंट करते हो तो मुझे भी सकारात्मकता आती है। तो अब शुरू करता हूँ मैं आज का हमारा तीसरा अध्याय, अप्पू के साथ 2.5 साल। अब किस तरीके की ये कहानी है, उस कहानी के साथ आप जुड़िए और बड़ी अच्छी तरीके से पढ़िए, आप सुनिए इसको, ठीक है। पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। अब देखिए ये जो शीर्षक लिया गया है, ये शीर्षक की जो सार्थकता है वो कैसे सही साबित होती है, क्यों यही शीर्षक चुना गया। जब हम इस अध्याय को पढ़ते जाएंगे तो हमारी बात समझ में आएगी। सबसे पहले जो 2.5 साल है वो क्या है, क्योंकि इस फिल्म की क्या चली थी, शूटिंग चली थी 2.5 साल, तब ये लास्ट वाला जो शीर्षक है 2.5 साल हमारे सामने निकल कर आता है। और उसका एक कैरेक्टर कौन होता है, चरित्र पात्र कौन होता है? अप्पू होता है। तो पाथेर पंचाली की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी, काम पूरा चला था, किसी दिन हुई किसी दिन नहीं भी हुई, यानी कुल मिलाकर टाइम पूरा लगा वो 2.5 साल का लगा। 2 वर्ष 6 माह का समय यहाँ पर लगा। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था, ठीक है। विज्ञापन का कार्य करते थे और जैसे विज्ञापन के कार्य से कुछ फुर्सत, कुछ आरामदायक समय मिलता था, उस समय शूटिंग किया करते थे। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। अब स्थगित आया मतलब कोई भी काम है उसको टालना कुछ समय के लिए स्थगित होता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते थे तब मैं कुछ समय के लिए शूटिंग को टाल देता था और पैसे जब तक आते उस समय तक मैं शूटिंग करने वापस लग जाता था। पहले आंतरे में हमने ये चीज़ पढ़ी। अगले में देखिए, शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ, क्योंकि हमें पता है कोई भी फिल्म की शूटिंग करनी है तो उसमें जितने भी कलाकार हैं, अभिनय करने वाले हैं, उनको तो खोजना पड़ेगा। तो अभिनय या जो कलाकार है उनको खोजने के लिए एक बड़ा सा आयोजन किया गया। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था।
अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो फिल्म थी ये विशेष प्रकार की एक जो फिल्म बनाई जा रही थी, उसमें 6 साल का जो एक लड़का था अप्पू था, 6 साल का लड़का था अप्पू। अब देखिए जो शीर्षक की सार्थकता है वो किस तरीके से सही साबित होगी कि अप्पू के साथ 2.5 साल, क्योंकि फिल्म की शूटिंग कितनी चली है, 2.5 साल। और मुख्य किरदार यहाँ पर कौन निभाने वाला है, मुख्य किरदार निभाने वाला है अप्पू। तो मुख्य किरदार जो अप्पू है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल के लड़के की खोज चल रही थी, तो वो मिल नहीं रहा था। आखिरकार मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया, यानी एक जो खबर थी वो दी थी। एक लड़का चाहिए था उनको, अप्पू का जो उनको किरदार निभाना था, यानी 6 साल का अप्पू होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है जो पात्र है अप्पू, वो इस फिल्म में कितने साल का है, 6 साल का। 6 साल का जो लड़का है वो अप्पू का किरदार इस पाथेर पांचाली फिल्म में निभाने वाला है। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं मिला। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ से बोला टिया। और उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले असल में यह मेरी बेटी है, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर यहाँ ले आया हूँ। देखिए बड़ा ही अच्छा दृश्य ये देखिए, पिता अपनी पुत्री के साथ आता है और जो ये निर्देशक है वो एक 6 साल के लड़के की आवश्यकता होती है, लेकिन वो लड़की इस आशा में, लड़की का पिता उस आशा में आता है कि क्या उसको अप्पू का है वो किरदार मिल जाए। इसलिए वो क्या करता है, उस बच्ची के बाल कटवाकर सीधा सीधा वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आ जाता है। आगे देखिए क्या होता है। तो उस आशा से उन्होंने बाल कटवाए थे कि क्या अप्पू की भूमिका उसको मिल जाए। विज्ञापन देखकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत के नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पाथेर पंचाली में अप्पू बना। तो अब आपको पता चल गया होगा, ये जो नाम आपके सामने आया है, कौन सा नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सुबीर बनर्जी। तो व्याख्याता वालों के लिए ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सहस्मरण का ये मूल विषय है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पाथेर पंचाली या अप्पू के साथ 2.5 साल सहस्मरण में अप्पू की भूमिका किसने निभाई थी, वो 6 साल का बच्चा कौन था। तो उसकी बात अगर करेंगे तो सुधीर बनर्जी है, वो 6 साल का बच्चा होता है। उसके बाद में देखिए फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। ठीक है, वास्तव में जो एक करेक्टर था, एक अभिनय था, वो 6 साल के बच्चे का था। वो अंदाज़ा ये लगाता है निर्देशक महोदय सत्यजीत राय कि अगर ये मेरी फिल्म की जो शूटिंग है लंबे समय तक चल गई, ज़्यादा समय तक चल गई, लेकिन मैं जो वास्तविकता दिखा रहा हूँ वो वास्तविकता कहीं कम न हो जाए, बच्चों की उम्र ज़्यादा न हो जाए। तो यहाँ पर 2 नाम आए, अप्पू और दुर्गा की जो भूमिका निभाने वाले बच्चे हैं उनकी उम्र कहीं ज़्यादा न हो जाए। देखिए उसके बाद में देखिए इंदिरा ठाकुरायन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे सौभाग्य की बात है, क्योंकि बूढ़ी थी और वो भी 2.5 साल तक काम कर चुकी थी, ये भी बात है। अब देखिए एक नाम हो रहा है, एक तो ये था किरदार अप्पू का, ठीक है, दूसरा नाम यहाँ पर आया इंदिरा ठाकुरायन। इसकी जो भूमिका है वो किसने निभाई है, ठाकुरन है, ठीक है, ठाकुरायन नहीं है यहाँ पर, ठाकुरन। और इसकी जो भूमिका यहाँ पर वृद्ध
80 साल की जो महिला थी चुन्नीवाला देवी, ये नाम भी आपको याद रखना है, चुन्नीवाला देवी, जो कितने साल की थी, 80 साल की थी। उन्होंने इसकी भूमिका यहाँ पर निभाई थी। और सत्यजीत राय महोदय ये कहते हैं कि मेरे लिए ये सौभाग्य से कम नहीं है कि 80 साल की बुजुर्ग महिला ने मेरा 2.5 साल तक है उन्होंने साथ दिया, वो अंत तक फिल्म में बनी रही। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। चलो वो गड़बड़ कौन है वो भी देख लेते हैं। शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो जाती है, वो कौन सी? अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता ठीक है से 70 मील पर पॉलसिट नाम के एक गांव में गए। पहला गांव कौन सा है? पॉलसिट एक गांव है। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था, काश फूलों से भरा हुआ मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं और इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उनकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन थी। पहला जो सीन था जिस जगह पर गए थे वो शूटिंग उनको करनी थी। सीन बड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है, वो देखिए आगे। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगधात्री पूजा का त्यौहार था, जगत मैया का यहाँ पर पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू, इससे पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में जा पहुंचा। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया, क्योंकि 2 दिन तक शूटिंग चलनी थी तो एक दिन में आधा ही भाग चित्रित होना था। तो निर्देशक, छायाकार यानी जो कैमरामैन हैं, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए ही थे कि बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। यानी बाकी जो सीन है वो अगले दिन कर लिया जाएगा। यह अंत में निर्णय लेकर वो कहाँ चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। 7 दिन तक शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाई। लगा ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काशफूल? बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? क्योंकि अगले दिन उनको शूटिंग करनी थी, लेकिन वो 7 दिन तक नहीं गए थे। वहाँ के आवारा पशुओं ने, आवारा जानवरों ने वो सारे काश के फूल खा लिए थे। इस कारण से जो सीन है वो बदल चुका था। तो अब वहाँ पर वो जो शूटिंग होनी थी, अब वो पीछे का जो आधा भाग यहाँ पर चित्रित किया गया था, या तो उसको हटाया जाए, नया बनाया जाए। क्योंकि उसके साथ जो कंटिन्यूटी है वो कैसे बनाई जाए? क्योंकि सीन एक जैसा ही चित्रित करना था, आधा भाग आज करना था, लेकिन वो कंटिन्यूटी खराब हो चुकी थी। काश के फूल वहाँ पर नहीं थे, वहाँ का नज़ारा, वहाँ का दृश्य ही बदल चुका था। अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उनमें कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। अब कंटिन्यूटी जो एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो सीन है वो क्या है, नदारद, यहाँ से गायब भी हो जाती। उस सीन में बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की। अब देखिए, यानी अगले साल, 1 साल बाद में उसी आधे भाग को बनाने के लिए, कंटिन्यूटी रखने के लिए 1 साल तक इंतज़ार किया गया। और तो जब जैसे ही शरद ऋतु में जो पूरा मैदान काश के फूलों से भर गया, तब वो शूटिंग करनी शुरू हुई। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर जाती है, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। क्योंकि पहले ही वहाँ से टाइम टेबल, यानी कोई भी फिल्म की हम शूटिंग करते हैं तो उसकी जो रूपरेखा है हमें पहले से तैयार करनी होती है। तो सुबह से लेकर जो 3 गाड़ियाँ जाती है उसका जो टाइम टेबल है उन्होंने पहले ही वहाँ से ले लिया था। उसके बाद में देखिए क्या था, हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। यानी वो जानकारी दे सके कि ये जो गाड़ी है वो आने वाली है, तो वहाँ पर अनिल बाबू जो इस फिल्म
से ही जुड़े हुए थे, वो उनकी टीम में ही थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में, ड्राइवर होता है उस कैबिन में वो चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था, क्योंकि ये सीन था कोयला डालना, तो बॉयलर में कोयला डालना बहुत ज़रूरी था। इस कारण से वो अनिल बाबू है उस गाड़ी में बैठते थे और उस सीन को करने के लिए गाड़ी के बॉयलर में कोयला डालना अति आवश्यक था। उसके बाद में आगे देखिए, ताकि धुआं, जो काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसा अच्छा लगेगा। यानी काश के फूल थे, वो सफ़ेद थे, वहाँ पर जो काला धुआं आना था वो ज़रूरी था, तब वो दृश्य मनोरंजनपूर्ण होता। इसलिए अनिल बाबू गाड़ी के बॉयलर में कोयला डालने के लिए गाड़ी के कैबिन में बैठ जाते हैं। आगे देखिए, सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा, ये बात थी। पथेर पंचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाली इंजनों के युग में वह दृश्य उससे चित्रित न कर पाते, क्योंकि वर्तमान समय के अगर बात करी जाए, जो रेल के इंजन हैं अधिकतर वो या तो डीजल से चल रहे हैं या बिजली से चल रहे हैं। तो उस प्रकार का जो चित्र था, काश के फूलों के ऊपर से जो काला धुआं का जो दृश्य दिखाना था, वो वर्तमान समय में अगर बात करी जाए तो वो मुमकिन नहीं हो पाता। इस कारण से वो दृश्य वहाँ पर बॉयलर में कोयले डालने वाला दृश्य करना बहुत ही ज़रूरी था। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। इसका एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि इस सहस्मरण के शुरुआत में मैं आपको बता रहा था कि इस कहानी के माध्यम से कि यह विज्ञापन का कार्य करते थे और जब भी उनको आराम होता था, उनको टाइम मिलता था, समय मिलता था, उस समय ये शूटिंग करने जाते थे और उसके बाद में जैसे उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते थे तो वापस ये विज्ञापन का कार्य करने लग जाते थे। अब देखिए, पैसों का एक अभाव उनके पास हुआ, इनका एक उदाहरण उनके सामने आया, उस उदाहरण की बात भी हम करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर जो बुक रीडिंग की क्लास यहाँ पर चल रही है वो अन्य यूट्यूब चैनल में नहीं मिलने वाली है। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को, इस सेशन को, इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। स्पेशल तौर पर जो 11वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा से शेयर किया जाए तो अच्छा होगा। और यह व्याख्याता हिंदी के लिए जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये खास करके जो सहस्मरण है उसमें बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों को मैंने साथ ही साथ पढ़ाया था। अप्पू है, वो 6 साल का लड़का होता है, किसने यह किरदार निभाया, तो आपका सुबीर बनर्जी ने निभाया। इंदिरा ठाकुरिन का जो किरदार था वो चुन्नीवाला देवी, जो 80 साल की वृद्ध महिला थी, उन्होंने निभाया था। उसके बाद में एक दुर्गा का पात्र और आता है। उसके बाद में जो अप्पू की माँ है सर्वजया, वो आगे जाकर आती है। और उसके बाद उनका एक कुत्ता और होता है जिसका नाम होता है भूलो। ये भी पात्र आगे जाकर कहानी में आने वाले हैं। तो जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय देकर ये पूरा वीडियो देखा और आपने अच्छे अच्छे कमेंट किए। तो नेक्स्ट इसी सहस्मरण को हम अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास को लास्ट तक लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी ये लगभग 20 से 30 मिनट के बीच की क्लास और पड़ी है। अगर ये क्लास हम आज और पढ़ें तो 1 घंटा 10-15 मिनट की क्लास हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस कारण से हम इसी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कल हाजिर वापस होऊंगा मैं अप्पू के साथ 2.5 साल का बचा हुआ पार्ट लेकर। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। और भी मेरे YouTube चैनल पर अन्य जितनी भी क्लासें आती है, चाहे वो RDC के लिए हैं, चाहे वो रेट वाले विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट लेवल हो, चाहे सेकंड लेवल हो, वो भी अपने प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो हर विषय की, हर कक्षा की, हर टॉपिक की एक अलग अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है।
तो आप उन प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास का आनंद आप अच्छी तरीके से ले सकते हैं। और रीट वाले विद्यार्थियों के लिए पिछले 2 दिन से जो रीट की खबर आई है कि नवंबर माह में जो विज्ञापन है, जो विज्ञप्ति है वो जारी होगी और फरवरी माह में रीट का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बेरोजगार साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर है और जो तैयारी नहीं कर रहा है वो तैयारी करने लग जाएं, क्योंकि अब यह जो रीट है वो 2021 में जाके होने वाली है। तो तब तक के लिए मेरे साथियों का धन्यवाद।